हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश। वेलकम्स यू इन गेट मास्टर्स। गेट मास्टर्स में आप सभी का स्वागत है। आरसीसी के इस सीरीज़ में आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, नया चैप्टर। से पहले हमने पूरा लगभग कॉलम तक हमने अच्छे से पढ़ लिया है और आज हम लोग स्लैब स्टार्ट करेंगे और स्लैब को लगभग 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे वो, और उसके बाद हम फुटिंग पे जाएंगे। ठीक है, फुटिंग हमारा लास्ट चैप्टर होगा आरसीसी का। आरसीसी वहाँ पे हम लोग कंक्लूड करेंगे और उसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो से हम जो है प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप को मतलब स्लैब जो है उस पर कमांड करना है और उसको अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो बताया गया है वो अपने आप में एक डिजाइन स्टेप है। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक इसको जरूर देखिएगा, कोई स्किप नहीं कीजिएगा प्लीज। और इसके बाद अगर आप ऐसा करेंगे तो स्लैब में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, डिजाइन ऑफ स्लैब में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार हैं या फिर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज से नया टॉपिक जो है, नया चैप्टर स्लैब। ठीक है, तो सबसे पहले बात है कि स्लैब होता क्या है। अभी तक हमने बीम पढ़ा, कॉलम और बीम पढ़ लिया है। ठीक है, स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या होते हैं। एक तो सॉइल के नीचे फुटिंग, ठीक है, फुटिंग जो है उसके ऊपर कॉलम आया, फिर आया बीम और उसके ऊपर स्लैब। ठीक है, इतना ही तो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। और कंक्रीट आरसीसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इतना ही तो स्ट्रक्चर होता है। तो हमने कॉलम और बीम अभी तक पढ़ लिया है, अब हम लोग स्लैब पढ़ेंगे और उसके बाद हम जाएंगे फुटिंग पे। ठीक है, तो स्लैब होता है एक, बोल सकते हैं हम इसको कि स्लैब एक प्लेट एलिमेंट होता है, प्लेट टाइप का या एलिमेंट होता है, या फिर रेक्टेंगुलर हो या फिर कोई भी सेक्शन टाइप का हो। तो वहां पे ये जो है मेनली एक प्लेट एलिमेंट है जो कि फ्लेक्सिबल मेंबर की तरह डिजाइन किया जाता है इसको। ठीक है, डिजाइन और एनालिसिस इसका फ्लेक्सिबल मेंबर की तरह किया जाता है। और बाकी ये जो है मेनली दो टाइप के होते हैं, एक वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को हम लोग एक एक करके जो है अच्छे से पढ़ेंगे। और बाकी इसके दो कैटेगरी और है। ठीक है, दो कैटेगरी इसके और है, एक है फ्लैट स्लैब और एक है सॉलिड स्लैब। फ्लैट स्लैब एक वैसा स्लैब जो डायरेक्ट कॉलम पर सपोर्टेड हो, यानी कि अगर बीम नहीं है, ठीक है, बीम नहीं है, डायरेक्ट कॉलम पे ही स्लैब को सपोर्ट कर दिया गया है, कॉलम के भरोसे ही छोड़ दिया गया है स्लैब को, तो वो जो होगा हमारा फ्लैट स्लैब होगा। ठीक है, और लेकिन अगर बीम के सपोर्ट में है, कॉलम के ऊपर बीम, बीम के ऊपर अगर स्लैब है, यानी कि जो हमारा स्लैब है वो अगर बीम से सपोर्टेड है तो जो है स्लैब होगा, उसको हम लोग सॉलिड स्लैब बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्लैब की बातें हो गई। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके जो है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को देखेंगे। तो वन वे स्लैब क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है कि वन वे स्लैब, सबसे पहले हम ऐसे बता रहे हैं आपको कि वन वे स्लैब एक ऐसा स्लैब है सिर्फ जो डायरेक्शन में सपोर्टेड होता है। ठीक है, कोई भी दो डायरेक्शन हो, या फिर लॉन्गर डायरेक्शन में हो या फिर शॉर्टर डायरेक्शन में हो, किसी भी दो डायरेक्शन में ही सपोर्ट उसको किया जा सके। और जो टू वे स्लैब होता है वो चारों डायरेक्शन से सपोर्टेड हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टू वे स्लैब। तो सबसे पहले हम लोग वन वे स्लैब को देखते हैं। इसमें दो तरीके से सपोर्ट हम इसको दो डायरेक्शन से कर सकते हैं। एक तो हमारा ये है कि इधर शॉर्टर डायरेक्शन से इसको सपोर्ट कर दिए, दूसरा इसको लॉन्गर डायरेक्शन से सपोर्ट कर दिए। ये हो गया हमारा वन वे स्लैब, ये दोनों। ठीक है, और इस केस में जो होता है वन वे स्लैब का डिजाइन जो है हम लोग बीम की तरह ही इसका डिजाइन करते हैं। सारा जितने भी क्राइटेरिया बीम के अंदर है वो सारा यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी तरीके का। और एक बात
एल वाई बाई एल एक्स जो है, एल वाई बाई एल एक्स ग्रेटर देन 2 अगर रहे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा एल वाई हो गया लॉन्गर स्पैन, ठीक है, ये एल वाई हो गया, और शॉर्टर को हम लोग एल एक्स बोलते हैं। शॉर्टर चाहे किसी भी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में हो और वाई डायरेक्शन में, शॉर्टर को हम एल एक्स ही बोलेंगे, और लॉन्गर को चाहे वो एक्स डायरेक्शन में हो या वाई डायरेक्शन में हो, उसको हम लोग एल वाई ही बोलेंगे। और उसका रेशियो निकालेंगे, अगर 2 से ज्यादा आ रहा है, 2 से ज्यादा आ रहा है, तो वो हमारा वन वे स्लैब हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है इसके अंदर। इसमें जैसे हम लोग बोल सकते हैं, इसका जो बेंडिंग होगा कैसे होगा, कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, और इसका जो होगा इस तरीके का होगा, ठीक है। तो ये हमारा वन वे स्लैब हो गया। अब जाते हैं हम टू वे स्लैब पर। तो टू वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब, टू वे स्लैब चारों डायरेक्शन से सपोर्टेड होगा, तो चारों डायरेक्शन से इसको सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, ये चारों डायरेक्शन से सपोर्टेड होगा, और ये अगर लॉन्गर है तो ये हमारा एल वाई हो जाएगा, और ये शॉर्टर है तो एल एक्स हो जाएगा, ठीक है। जब एल वाई बाई एल एक्स लेस देन 2 हो, ठीक है, लेस देन 2 हो, तो उस केस में जो स्लैब आएगा वो हमारा क्या होगा, टू वे स्लैब, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है इसके अंदर। और जो बार शॉर्टर डायरेक्शन के अलोंग लगाया जाता है, जैसे शॉर्टर डायरेक्शन हमारा ये है, शॉर्टर डायरेक्शन कौन सा है, एल एक्स है, एल एक्स के अलोंग जो बार लगाया जाए, ठीक है, ये बार, ये हमारा मेन बार होता है। और जो लॉन्गर डायरेक्शन के अलोंग लगाया जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी बार, डिस्ट्रीब्यूटरी स्टील, डिस्ट्रीब्यूटरी बार, जो भी बोलिए वो आपको यहाँ पे चल सकता है, ठीक है। तो एल वाई के अलोंग जो लगाए वो हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटरी बार, और यहाँ पे मेन बार हो गया जो एल एक्स यानी कि शॉर्टर डायरेक्शन के अलोंग लगे, ठीक है, अलोंग आपको ध्यान रखना है। और या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, जो शॉर्टर डायरेक्शन के अलोंग जिस बार को प्लेस किया जाए उस बार को हम लोग मेन बार बोलेंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूटरी बार होता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी बार या डिस्ट्रीब्यूटरी स्टील जो होता है उसको हम लोग जो मेन बार होता है उसके ट्रांसफर डायरेक्शन में लगाएंगे, उससे 90 डिग्री पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया इसके अंदर हो गए। और कंप्रेशन रेनफोर्समेंट जो है इसके अंदर नहीं लगाया जाता है, स्लैब के अंदर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट नहीं दिया जाता है, और शियर रेनफोर्समेंट, शियर के लिए भी रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है। और अगर शियर के लिए कुछ करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्थ बढ़ा देंगे, जो इफेक्टिव डेप्थ होता है उसको हम लोग इंक्रीज कर देंगे, तो ये हमारा शियर को जो है ओवरकम कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैब के बारे में कुछ इतना ही, इंट्रोडक्शन में इतना ही है। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं इफेक्टिव स्पैन, कैसे हम लोग निकालते हैं बीम और स्लैब का, ठीक है। तो इफेक्टिव स्पैन ऑफ बीम और बीम एंड स्लैब, यहाँ पे अब हेडिंग हमारा रहेगा। अगर आपको इसको नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, इफेक्टिव स्पैन फॉर बीम्स एंड स्लैब्स, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले एक स्टील है, स्लैब हमारा जैसे इस तरीके सिंपली सपोर्टेड है, ये क्या हो गया हमारा एल सी हो गया,
ठीक है, और ये हो गया एल ए, और ये जो है हमारा डी। अगर किसी में ए और डी का अगर हम यूज करना भूल गए तो इसका मतलब आप ये समझेंगे कि जो सपोर्ट है इसका, वो उसका जो विड्थ है वही ए है, और डेप्थ जो है स्लैब का उसको हम लोग डी मान करके चले। ठीक है, तो इसका जो इफेक्टिव डेप्थ होगा हम निकाल सकते हैं। इसका एल इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल सी प्लस डी और एल सी प्लस ए। ठीक है, ये दो हो गया। दोनों में से कौन सा लेंगे, जो मिनिमम हो। ठीक है, तो मिनिमम वाला जो रहेगा उसको हम लोग एल इफेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद सेकंड आता है इसमें, ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट हो गया क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब। यहां पे लिख लीजिए आप, सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब। सेकंड है कंटिन्यूअस बीम और स्लैब। अगर कंटिन्यूअस रहे तो क्या होगा, कंटिन्यूअस के केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा स्पैन है, ठीक है, ये एलसी हो गया और ये सब हमारा ए, सब जो है एलसी ही है। ये भी एलसी, ये भी एलसी और ये भी एलसी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी। तो यहां से जो हम लोग इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे, इफेक्टिव डेप्थ के लिए यहां पे दो केस में बातें होती है। फर्स्ट केस है, अगर इसका जो विड्थ है ए का वैल्यू if a is less than LC by 12, अगर LC by 12 से a का वैल्यू कम हो तो उस केस में LC प्लस a और LC प्लस d जो है यहाँ पे जो हमने यूज किया है, इसी के तौर पे हम लेंगे सिर्फ यही। ठीक है, जो इसमें से मिनिमम होगा वही हम लोग इसका एल इफेक्टिव ले लेंगे। तो एल इफेक्टिव यहां से क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव इक्वल टू LC प्लस ए और LC प्लस डी में जो मिनिमम होगा। ठीक है, ये दोनों में जो मिनिमम होगा वो हम ले लेंगे। अगर ए का वैल्यू LC बाई 12 से अगर ज्यादा है तब क्या करेंगे। ठीक है, अगर ए का वैल्यू LC बाई 12 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो उसके अंदर सब केस आता है दो। जैसे ये अगर मान लीजिए ए हो गया और बी में हम लोग इफ ए ग्रेटर देन LC बाई 12, तो इसमें केस 1 ले लेंगे। केस 1, अगर जो हमारा स्लैब है उसमें एक इंड को फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, एक इंड यानी कि इसको जो है फिक्स कर दिया गया है और बाकी कंटिन्यूअस है। एक ये केस हो सकता है। सेकंड केस ये हो सकता है कि जो एक इंड है उसको जो है सिंपली सपोर्टेड ही रखा गया है। ठीक है, इसको जो है सिंपली सपोर्टेड ही रखा गया है और बाकी को कंटिन्यूअस कर दिया गया है। तो एक को, इसमें दो ही केस हो सकता है ना ऐसे में, कि इस एंड को या तो फिक्स रखा हो या फिर सिंपली सपोर्टेड ही रखा हो। अगर सिंपली सपोर्टेड रखा है तब केस 2 हो जाएगा, अगर फिक्स है तो केस 1। अगर फिक्स है तो क्या करेंगे, अगर वन एंड जो है इज फिक्स्ड and other is continuous, then L effective क्या हो जाएगा, LC के बराबर हो जाएगा। L effective LC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस इंड को सिंपली सपोर्टेड ही रखा जाए तब क्या होगा, अगर इस तब तो सेम देखिए, इसका जो है LC बाई 12 में इसको क्या किए थे, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, या फिर फिक्स हो या फिर
वो सिंपली सपोर्टेड हो, सबके लिए एप्लीकेबल है LC/12 से अगर ए का वैल्यू लेस हो तो। अगर ज्यादा हो जाए तो इस केस में फिक्स के लिए अलग, फिक्स के लिए ये हमारा हो जाएगा LC के बराबर L इफेक्टिव। और अगर सेकंड केस है केस 2, इफ one end is simply supported and other are continuous, then L effective जो है LC प्लस 0.5A और LC प्लस 0.5D, ये दोनों में से जो मिनिमम होगा वो ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगर सिंपली सपोर्टेड होगा तो कुछ नहीं करना है, इसमें 0.5 एक के साथ 0.5 लगा देना है और इसमें से जो मिनिमम होगा उसको हम लोग L इफेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है ए जो है ए इसका वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, ये जो है ए इधर का वैल्यू होगा। ठीक है, आपको केस 2 में केस 2 के सॉरी डी की बात कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन LC/12 की। तो इस केस में विड्थ ऑफ ये कंटिन्यू सॉरी फिक्स और सिंपली सपोर्टेड जो यानी कि फर्स्ट एंड होगा उसका विड्थ नहीं ले करके जो कंटिन्यूअस एंड होगा, कंटिन्यूअस सपोर्ट होगा उसका विड्थ लेंगे। ठीक है, ए का वैल्यू वो हो जाएगा और डी तो सेम ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद केस थर्ड आता है। थर्ड इसमें थर्ड केस आता है, देखिए कैंटिलीवर का। ठीक है, अगर कैंटिलीवर बीम हमारे पास आ गया तब हम क्या करेंगे। कैंटिलीवर में दो केस हो सकता है, एक या तो ऐसा और या फिर ठीक है, इस तरीके का आ सकता है। तो अगर फर्स्ट केस है यानी कि और ये LC है, ये A है और ये D है, सबके लिए वही है। ठीक है, और ये हो गया हमारा इसमें LC और ये A और बाकी ये D। तो इस केस में जो फर्स्ट केस है इसमें जो है L इफेक्टिव का वैल्यू LC प्लस D/2 और इस केस में क्या हो जाएगा LC प्लस A/2। ठीक है, इसमें LC प्लस D/2 और इसमें LC प्लस A/2। ये जो है इफेक्टिव स्पैन का आपको याद रखना है, इसका क्वेश्चन में यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। और जो हम लोग 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब पता करने के लिए जो Ly/Lx करते हैं ना, वो यही है, इफेक्टिव ही हम लोग लेते हैं। ठीक है, इफेक्टिव का ही रेशियो हम लोग निकालते हैं और जिसका रेशियो जो है निकाल करके हम लोग ये पता करते हैं कि ये 1 वे स्लैब है या फिर 2 वे स्लैब है। अब ठीक है, ये तो बातें हो गई। अब इसके बाद आता है कि रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट के किस टाइप का होगा इसके अंदर। ठीक है, स्लैब के अंदर। तो अब हम उस पर बात करते हैं। रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट, यहां पे कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखना, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे माइल्ड स्टील है, ठीक है, माइल्ड स्टील है तो उस केस में किसी भी डायरेक्शन में स्लैब हो, स्लैब के किसी भी डायरेक्शन में जो है स्टील कितना मिनिमम जो होना चाहिए वो 0.15% होना चाहिए। ठीक है, अगर वही HYSD बार आ गया तो उस केस में 0.12% होगा। ठीक है, और मैक्सिमम डाया जो है, मैक्सिमम डाया जो होता है उसका वैल्यू 1/8 यानी कि जो डेप्थ होगा, थिकनेस ऑफ स्लैब होगा, स्लैब के थिकनेस के 1/8 से ज्यादा हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, जो बार है उसका डाया। और मिनिमम डायमीटर जो है, मिनिमम, ये मैक्सिमम था 1/8 ऑफ थिकनेस और मिनिमम डाया जो होगा, अगर मेन बार है
तो उस केस में 10 mm किसके लिए, Fe250 के लिए यानी माइल्ड स्टील के लिए, और 8 mm होगा किसके लिए, Fe415 के लिए। ठीक है, अगर Fe415 यूज कर रहे हैं तो उसमें 8 mm से भी काम चल सकता है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम 8 mm लेंगे, और अगर माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं तो उस केस में 10 mm लेंगे मिनिमम। ठीक है, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए जो है, अगर माइल्ड स्टील यूज करें या फिर HYSD बार यूज करें, दोनों में हम लोग 6 mm ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई कुछ इसका, ये आपको लिखना भी चाहिए। जो देखिए मिनिमम जो स्टील है, मिनिमम की बात कर रहे हैं, अगर माइल्ड स्टील है तो इस केस में 0.15%, और अगर HYSD है तो इस केस में 0.12%। ठीक है, और ये तो मिनिमम एरिया हो गया। और मैक्सिमम डाया जो है 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब, और मिनिमम डाया में दो आ जाएगा, एक जो है मेन बार और सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटरी बार। इसमें भी दो केस आ जाएगा, अगर Fe250 है तो 10 mm, और अगर Fe415 है तो 8 mm से भी कम, मिनिमम इतना लेंगे। और अगर डिस्ट्रीब्यूटरी बार है तो कोई भी केस हो इसमें 6 mm, चाहे कोई भी स्टील हो, Fe250 हो या 415 हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 6 mm मिनिमम डाया होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है जो स्टील का रिक्वायरमेंट है उसके लिए। उसके बाद जो है बेंडिंग मोमेंट और कवर, ये सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग अगर लिया जाए तो वो हम लोग बीम के केस में जो होता है सेम उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और उसके बाद इफेक्टिव कवर की बात करें, इफेक्टिव कवर से पहले हम लोग इफेक्टिव कवर लगभग हम लोग सेम लेते हैं। ठीक है, बीम और इसका सेम लेते हैं, लेकिन और जो कुछ क्राइटेरिया भी है इसके अंदर, जैसे इसमें बताया गया है कि आपको हमने RCC का जो इंट्रोडक्शन चल रहा था उस टाइम में भी हमने आपको बताया था कि बीम के लिए कितना नॉमिनल कवर या क्लियर कवर के बारे में हमने बताया था कि मिनिमम कितना क्लियर कवर बीम का लेते हैं, स्लैब का कितना लेते हैं, कॉलम का कितना लेते हैं, फुटिंग का कितना लेते हैं। तो ये बातें जो है फिर से हम आपको बता देते हैं कि जैसे अगर बीम है, ये सबसे पहले स्लैब, उसके बाद बीम, फिर कॉलम और फिर फुटिंग। ठीक है, ये चारों के लिए मिनिमम नॉमिनल कवर हमने आपको बताया था। मिनिमम नॉमिनल या फिर क्लियर कवर जो भी बोलिए चलेगा। ठीक है, ये जो है 20 mm स्लैब के लिए, 25 mm बीम के लिए, और उसके बाद 40 और 50 होता है। ठीक है, 40 mm कॉलम के लिए और 50 mm फुटिंग के लिए। ये चारों के लिए जो मिनिमम नॉमिनल कवर है ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद है बेंडिंग हो गया, और उसके बाद नॉमिनल कवर हो गया। फिर इसके बाद जो है सियर डिजाइन करेंगे सियर के लिए। तो हमने आपको बताया था कि सियर का जो है सियर रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसको सियर में सेफ बनाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे कर देते हैं कि डेप्थ जो है वो उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो ये हमारा सियर में लगभग सेफ हो जाता है। उसको हम लोग कैसे इंक्रीज करेंगे, तो इसको जो है हम लोग देखेंगे कि जो सियर स्ट्रेस है उसका वैल्यू 0.5 ऑफ टॉर्सी से कम होना चाहिए। और उसके बाद ये तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है टॉवी का वैल्यू जो है वो टॉसी
टॉसी के वैल्यू से ही कम होना चाहिए, ठीक है, सॉरी के इंटू टॉसी, के इंटू टॉसी, इसका वैल्यू जनरली 1.3 लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम केस में 1.3 ही लेते हैं। ये जो है स्लैब के डेप्थ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करके और हम जो है डेप्थ इसका एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पे ये भी पूछा जाता है कि स्लैब का जो डेप्थ होता है या थिकनेस होता है, हम लोग किसके क्राइटेरिया को फॉलो करके उसका डेप्थ या फिर थिकनेस हम लोग निकालते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है शियर के क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हम लोग निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफ्लेक्शन की बात है, तो डिफ्लेक्शन में जो है जो स्लैब में जो डेप्थ होता है, डेप्थ रिक्वायरमेंट, वो डिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए या फिर जो भी है, मतलब उसको बीम की तरह ही होता है, जैसा हम लोग बीम में करते हैं जो डिफ्लेक्शन की बात, वहां पे भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्रैकिंग की बात करें तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं स्पेसिंग प्रोवाइड करके, प्रॉपर स्पेसिंग जो है रेनफोर्समेंट के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड करके इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेसिंग का जो वैल्यू है वो मेन बार के लिए और डिस्ट्रीब्यूटरी बार के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। तो मेन बार के लिए जो है इसका वैल्यू, स्पेसिंग का वैल्यू नॉट मोर देन 3D और नॉट मोर देन 300 mm ये होना चाहिए, इसके लिए मेन बार के लिए। और डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए 5D हो जाएगा ये, और 450 mm। ये डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए, डिस्ट्रीब्यूटरी स्टील के लिए। अगर मेन बार है उस केस में 3D और 300 mm ये दोनों से में से किसी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर डिस्ट्रीब्यूटरी स्टील है तो 5D और 450 mm से ज्यादा इसका स्पेसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों में से जो कम हो, ठीक है, ये दोनों, और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कुछ हम लोग स्पेसिंग निकालेंगे भी, तो वहां से जो नंबर ऑफ स्टील होगा, यानी कि स्टील का रिक्वायरमेंट कितना है AST, और कितना हमारा स्पेस है हमारे पास, उसको डिवाइड करके हम लोग यहाँ से स्पेसिंग निकालेंगे और तीनों स्पेसिंग को कंपेयर करेंगे और तीनों में से जो मिनिमम होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उससे कम ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, चलेगा। तो उतना प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो बॉन्ड जो होता है इसमें स्लैब और कॉलम में हो या बीम में हो, ठीक है, उसमें बॉन्डिंग की बात भी यहाँ करना जरूरी है, ठीक है। ये जो है सेम प्रोसीजर एडॉप्ट करता है बीम का, ठीक है। बीम और स्लैब में बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटीज है, ठीक है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया जो इसके अंदर, जैसे बेंडिंग का हो गया, बॉन्ड का हो गया, फिर इफेक्टिव कवर का हो गया, ये सब जो है लगभग उसी को फॉलो करता है, बीम को ही, ठीक है। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं। और अगर हमने आपको बॉन्ड, जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उस टाइम में हमने आपको बताया था कि जो बॉन्ड में अगर सेफ रखना है तो क्या करना है, AST तो फिक्स रहेगा, ठीक है। AST अगर फिक्स रहेगा तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टील हम बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ स्टील कैसे बढ़ा देंगे, वही AST रखेंगे और नंबर ऑफ स्टील बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ा सकते हैं, तो डाया जो होता है, बाड़ का डाया को हम लोग कम करके, ठीक है। तो स्मॉल डाया बार लार्ज नंबर में हम लोग ऐसे करके बॉन्ड स्ट्रेस में इसको सेफ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई। और उसके बाद जो है फाइनली जो है इस थ्योरेटिकल पार्ट में एक बात आपको यहाँ पे बताना है कि इसका जो डिजाइन होता है, ठीक है, इसका डिजाइन करने के लिए हम लोग एक प्रॉपर जो रूल होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। ये उसको हम लोग एक प्रॉब्लम करके एक न्यूमेरिकल अच्छे से करेंगे और न्यूमेरिकल के तहत, न्यूमेरिकल के हेल्प से हम उसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे रुकते हैं। कल के क्लास में हम लोग एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लेंगे इस पे, और उस न्यूमेरिकल को करके ये जो जितना भी प्रोसीजर हमने आपको बताया है कि कैसे उसको चेक करना है, कैसे डिजाइन स्टेप्स हैं इसके, और एनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, एल इफेक्टिव हम लोग कैसे निकालते हैं, 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब कैसे डिफाइन मतलब पता करते हैं, और उसका डिजाइन कैसे करते हैं, वो सब कुछ हम लोग कल एक एग्जाम्पल लेंगे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, और उसके हेल्प से हम लोग पता करेंगे कि कैसे सब कुछ होता है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट, आपके दोस्त जो हैं वो इसका फायदा उठा सके। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर के साथ साथ फेसबुक के पेज को भी अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज उसको भी लाइक कर लीजिए। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज यूट्यूब के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज उसे भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।